क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हो और बताओ अपनी पढ़ाई जो है ना किस टाइप से चल रही है। क्या मस्त चल रही है या कुछ गड़बड़ है उसमें, वो आपको मुझे बताना जरूर है। क्योंकि भाई मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और आज चौथे चैप्टर पे हूं बेटा। ये 4 चैप्टर में है ना आज कंप्लीट भी कर दूंगा, चौथा चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। बट आपने कितना पढ़ लिया, आपने कितना सीख लिया, क्या आपने प्रॉपर रिवीजन किया? नहीं किया ना तो बहुत गलत बात है बेटा। रिवीजन आपको जरूर करना है। रिवीजन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा पढ़ाई का। तो रिवीजन आपको करते रहना। और आपको पता है ना हम 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चल रहा है। ठीक है ना। तो आज हमारी क्या है भैया, 10th मैथ में भैया 4.3 है ना, और 4.3 हमें आज कंप्लीट करना है। तो बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात का मतलब क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है मैंने बताया था ना, ax² bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का बेटा मानक रूप है ना। चलो तो हम आज द्विघात समीकरण से संबंधित क्या चीजें समझेंगे इस एक्सरसाइज में, वो सीख लो। तो सबसे पहले बेटा इस एक्सरसाइज में हम द्विघात समीकरण का जो है ना विविक्तर ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण का क्या करेंगे बेटा? विविक्त कर, है ना। विविक्त कर जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए हम इसको डी से व्यक्त करते हैं। और जो विविक्तर है ना बेटा, विविक्तर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ऑप्शन बी क्या है? तो देखो x का जो गुणांक है वो b होता है ना। ये चीजें अपन पहले भी सीख चुके हैं। और x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। और जो अचर होता है वो c होता है। तो किसी ने बोला कि a b c क्या है, तो बताना x² का गुणांक a है, b का गुणांक x का गुणांक b है और अचर जो है वो c। ठीक है ना। ये विविक्तर का सूत्र होता है। क्लियर है? अब बेटा इस चैप्टर में हमें मूलों की प्रकृति सीखना है। क्या सीखना है? मूलों की प्रकृति, मतलब मूलों का अस्तित्व है या नहीं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं, हमें ये चीज सीखना है इस एक्सरसाइज में। तो बेटा किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति है वो हम विविक्तर की हेल्प से निकालते हैं। जो विविक्तर है इसकी हेल्प से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति कब होती है, कब नहीं होती? तो बेटा ध्यान रखना, अगर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे, क्या बोल रहा हूं, अगर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे तो मूलों की प्रकृति होगा। सर वास्तविक समझ में नहीं आया। तो वास्तविक का मतलब वास्तविक संख्याओं से है। अगर वास्तविक संख्या में हमें मूल प्राप्त हो रहे हैं मतलब वो हमारे मूल हैं, अस्तित्व में है। और अगर हमारे मूल वास्तविक संख्या में प्राप्त नहीं हो रहे मतलब उनका हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ध्यान रखना, मूल हमारे वास्तविक संख्या में प्राप्त होने चाहिए तभी उनका अस्तित्व होगा, वरना अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो मूलों की प्रकृति के आधार पर हम इनको 3 टाइप से पढ़ते हैं, जिसे 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मतलब हमें 2 भिन्न मतलब 2 अलग, देखो द्विघात समीकरण है तो हमें 2 मूल तो प्राप्त होंगे, है ना। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब दोनों अलग अलग और वास्तविक संख्या में मूल हमें प्राप्त होंगे कब? यदि d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो। d का मान 0 से बड़ा है मतलब पहले तो हम d निकालेंगे। और अगर इस d का मान 0 से बड़ा आया, अब 0 से बड़ा आया मतलब d का मान प्लस में आएगा, 0 से बढ़ेगा मतलब d का मान प्लस में आएगा। तो ध्यान रखना, अगर d का मान जो है वो 0 से बड़ा आए मतलब d का मान जो है वो प्लस में आए, या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac है, बिल्कुल है ना। तो चाहे तो इसको ऐसा लिख दो, चाहे तो इसको ऐसा लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो d का मान अगर 0 से बड़ा है या b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। चलो 2 बराबर वास्तविक मूल हमें कब प्राप्त होते हैं? तो अगर d का मान बेटा 0 है, अगर d का मान 0 है तो हमें 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन आएगा 2 बराबर वास्तविक मूल कब प्राप्त होते हैं? तो बोल देना d का मान 0 हो या फिर b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0 हो। दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है। चलो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। अगर हमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं हो रहा, हमें वास्तविक मूल प्राप्त ही नहीं हो रहा,
है ना। तो अगर कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं हो रहा तो जो डी है वो आपका 0 से क्या होगा, छोटा, और 0 से छोटे का मतलब क्या है, डी का मान हमें ऋणात्मक मिलेगा, है ना। ध्यान रखना, डी का छोटे का मतलब क्या है, डी का मान हमें कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। डी का मान जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, अगर डी का मान ऋणात्मक है मतलब इसका ये है कि कोई वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं हो रहा। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से, है ना। तो ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में विविधता का सूत्र दिया जाता है। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है अगर दो मूल बराबर हैं तो उसके लिए क्या शर्त है। तो अगर दो मूल बराबर हैं तो उसके लिए शर्त होती है b² - 4ac बराबर 0 या d बराबर 0। तो ये आप लिखना ज्यादा सही आपके लिए रहेगा। तो ये तो आपका जो एक्सरसाइज 4.3 थी इसका बेसिक रहा। हाँ बेटा, एक और बात, अगर ये जो दो कंडीशन है, अगर ये जो दिख रही है ये दो कंडीशन है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर ये वाली कंडीशन आ गई मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये आपको याद रखना है। अगर ये दो कंडीशन है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर ये वाली कंडीशन है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना। चलो अब हम प्रश्नावली 4.3 का पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। तो प्यारे साथियों, 4.3 है इसका पहला क्वेश्चन हमसे देखो साफ साफ हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है, लिखा हुआ है। क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। भाई हमें मूलों की प्रकृति बताना है। मूल कैसे हैं, दो भिन्न वास्तविक हैं, दो बराबर वास्तविक हैं, या कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, हमें ये बताना है पहले तो। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व है, मतलब मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन मूलों को बताना भी है। अगर अस्तित्व है तो बताना है, और अस्तित्व वाली आपको कंडीशन पता है, भिन्न और वास्तविक मूल अस्तित्व है, दो बराबर वास्तविक मूल अस्तित्व है, लेकिन कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये आपको मैंने अभी सिखाया, तो अपन को ये करना है। तो बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या मिला है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 3x + 5 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण है इसके हमें मूलों की प्रकृति बताना है। बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ, मूलों की प्रकृति को हम किसकी हेल्प से बताते हैं। अब बोलोगे सर मूलों की प्रकृति को तो हम विविक्तर की हेल्प से बताते हैं। बिल्कुल बात सही है, विविक्तर की हेल्प से बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम विविक्तर निकालेंगे, इसके बाद ही मूल हम बता पाएंगे। आ जाओ बेटा इसको ध्यान से अच्छे से समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बेटा हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल में आप यहां लिख लेंगे दिया है द्विघात समीकरण, है ना, दिया है। या फिर ऐसा मत लिखो, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हो दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। ये आपको दे के रखा है, ये समीकरण दे के रखा है, आप देखो दे के रखा है। ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेना दिए समीकरण की तुलना, दिए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना। एक मैंने पूरी लाइन लिख दी अच्छे से जमा के, है ना। तो दिए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c से करेंगे। तो देखो x² के साथ कौन होता है, a, और x² के साथ कौन है, 2, तो मतलब a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलो x के साथ कौन होता है, b, और x के साथ कौन है, 3, बट यहाँ माइनस, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब b का मान कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है ना। चलो अब अचर कौन होता है ना, c, और यहाँ c क्या है, यहाँ पर c है 5। ठीक है ना, ओके, इतना क्लियर है। चलो, है ना। अब ये हमारा तुलना हो गया, a b c के मान निकल गए, इतना काम हो गया। अब हम विविक्तर निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ लिख देना अब d बराबर b² - 4ac। अब विविक्तर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, तो d, तो b का मान कितना है, तो b का मान कितना है, -3, तो ये -3 का स्क्वायर रख दो। ठीक है, फिर ये 4, a का मान कितना है सर, 2 है, c का मान कितना है सर, 5। ठीक,
तो यहाँ पर हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो ये d और इसको सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना हो गया बेटा 40 हो गया, है ना। तो यहाँ पर d तो 40 में से 9 घट जाएंगे, माइनस का 31 बचेगा। अब बताओ d का मान कितना है, माइनस में है, d का मान कितना है माइनस में है। अब d का मान बताओ 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है कि बड़ा। तो मैंने क्या बताया था, अगर d का मान ऋणात्मक है तो 0 से छोटा है। 0 से क्या है, d का मान 0 से क्या है कम है, क्योंकि माइनस में है ना। और अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो अंत में लिख देना अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। बस खत्म, इससे आगे लिखना ही नहीं है ना। या फिर डायरेक्ट आप देखो, मैंने तो 100% करा दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो अतः कोई वास्तविक मूल अब कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस ये इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व है, लिखने की ये जरूरत भी नहीं है आपको। मैं तो 100% की तैयारी करा रहा हूँ, कोई इतनी सी मिस्टेक सिली सी मिस्टेक ना रहे, इसलिए मैंने करा दिया। क्लियर है। तो इतना सा सिंपल, हर एक क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही हैंडल करना है ना। दिया है लिखना है, दिए गए समीकरण की तुलना करना है, एबीसी के मान निकालना है, फिर विविक्तर निकालना है ना। और ऐसे करके फिर विविक्तर निकालेंगे, विविक्तर के बाद बताएंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लिखा, हल लिखा और हल लिख के लिख लिया दिया है। ठीक है ना। तो बढ़िया से आपने क्या लिख दिया, तुलना करने पर। ठीक है ना, तुलना करने पर। देखो और तुलना हम किससे करेंगे, तो भाई तुलना तो हम तो यहाँ समीकरण से करेंगे। तो जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जो लाइनें लिखेंगी पूरी लाइन सेम लिख देना आप, है ना। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया तुलना करने पर। ठीक है ना। चलो अब तुलना करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ कौन होता है, ए होता है। तो ए बराबर कौन है 3, देखो ये 3 है। ठीक है ना। एक्स के साथ कौन होता है, बी होता है। तो बी कितना है, तो आपका माइनस का 4√3, तो माइनस का ये माइनस लगाया 4√3। और सी क्या है, तो आप बोलोगे अचर होता है, और सी यहाँ पर कितना है 4। क्लियर है। ओके चलो अब इतना काम करने के बाद क्या निकालती हो, डी निकालती हो। ठीक है। तो यहाँ लिख देना अब, ठीक है, अब डी बराबर क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पर आप देखो डी, बी का मान कितना है माइनस 4√3। तो देखो माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ये रहा। ए कितना है 3 है, सी कितना है 4 है। देखो जो चीजें हमारे पास आ गई है फिर आपको आसान है रखने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका स्क्वायर ओपन करो तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई √3 से √3, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बोलो कि नहीं। जब √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो स्क्वायर जो है इससे रूट कट जाएगा। देखो यहाँ पर जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, माइनस 4 दिया 12 और 12 चौके कितने होते हैं 48 होते हैं ना। ठीक है ना। तो यहाँ डी बराबर देखो 16 दिया 48 और ये भी आपका 48 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यहाँ से आपको बेटा जो डी का मान प्राप्त हुआ है वो 0 प्राप्त हो गया। अब डी का मान 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या है, अब डी का मान 0 कब प्राप्त होता है बताओ, 0 कब होता है डी का मान प्राप्त, जब मूल कैसे हो बराबर। तो हमने अभी सीख के रखा है ना, डी का मान 0 है मतलब मूल कैसे हैं बराबर है। अब मूल बराबर है तो हमें क्या करना है, मतलब मूल बराबर है मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो एक लाइन लिखना पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगी, अतः दो बराबर व वास्तविक, दो बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। अतः दो बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि डी का मान 0 आ गया।
ये बात सही है। अब तो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला है अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें बताओ, उन्हें ज्ञात करके बताओ, ऐसा हमसे बोला है। तो उन्हें यही बोला ना कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। तो मैंने बताया था अगर वास्तविक मूल प्राप्त हैं तो अस्तित्व होता है। तो देखो दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त हो रहे हैं मतलब मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब हमें उन मूलों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब मूल है ना, अब मूल हम ज्ञात करेंगे और मूलों को ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर हमारा वो नहीं होगा। यहाँ हमें गुणनखंड विधि से मूल नहीं ज्ञात करना, यहाँ हमें जो अपन ने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था उससे करना है, ठीक है ना। तो अब मूल x बराबर क्या हो जाता है प्लस माइनस b प्लस माइनस क्या होता है नो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इस फॉर्मूले से करना है, यही आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था ना x बराबर बोलो। तो अब मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हमें मूल ज्ञात करना है ना, तोड़ के गुणनखंड करके नहीं करना है ना। तो अस्तित्व था तो अब हमें मूल बताना है, मूल ज्ञात करना है, तो इसकी हेल्प से हम करेंगे, ठीक है ना। तो x माइनस बी कितना है, तो b कितना था बेटा, तो b देखो ये था, है ना। तो ये माइनस और b का मान कितना है माइनस में है, तो माइनस के 4√3, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला, तो देखो b स्क्वायर देखो d ही जो d है वही तो b स्क्वायर माइनस 4ac है बेटा। जो d है इस d की जगह तो हम क्या रख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac रख सकते हैं। देखो d के बराबर ही तो है b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 0 है, d का मान 0 है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो कि नहीं, आप समझ पा रहे हो। ये प्लस माइनस, अब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 0, तो अंडर रूट में आप क्या रख सकते हो 0 अपॉन में 2 और a का मान कितना है, तो a का मान कितना है 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, ठीक है, प्लस माइनस है ना। अब ये तो आपका 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात x बराबर आपका 4√3/6 काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। कोई परेशानी है ना बेटा, नहीं ना। चलो तो ये आपका आ गया है 2√3/3, 2√3/3 ये हमारा प्राप्त हो गया। लेकिन बेटा ये और भी सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो ये जो है रूट जो 3 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, तो 2 बटे कितना आ गया √3 आ गया। तो हमें जो मूल प्राप्त हुआ है वो 2√3 प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ तो हमें एक ही दिख रहा है। तो यहाँ एक इसलिए दिख रहा है कि दोनों मूल कैसे हैं बराबर है ना, दोनों मूल कैसे हैं बराबर हैं। तो अंत में लिख देना अतः मूल 2/√3 है ना। एक मूल हमें यहाँ क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि वो दोनों मूल कैसे हैं बराबर हैं। देखो द्विघात समीकरण है तो हमें 2 मूल तो प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों मूल यहाँ बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हुई है क्योंकि दोनों मूल एक जैसे हैं। तो अतः मूल 2√3/2√3 है ना। मैं आंसर भी मैच कर रहा हूँ, और बेटा आंसर तो हमें मैच करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो है ना हमें आंसर मैच करना है ना। तो ये हमारा 4.3 का पहले का दूसरा है ना, पहले का दूसरा देखो सही है, 2√3 अतः मूल बराबर है, और बराबर मूल आपके क्या है 2√3 और 2√3, क्लियर है। तो ये ऐसा हमें क्वेश्चन करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो थोड़ी सी दिखने में दिक्कत हुई है ना। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है ना। ये आप लिखना पहले हल, ठीक है ना, और उसमें लिखना है क्या दिया है, क्या लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। बोलो ये दिया है, बिल्कुल यही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो है ना, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण की तुलना थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बट समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, है ना। तो करेंगे तो बताओ a बराबर कितना आएगा, तो x² के पास होता है a, तो 2 आ गया,
b बराबर कितना आएगा, x के पास होता है -6 आ गया, और c बराबर कितना हो गया 3। ठीक है ना, चलो, है ना। अब क्या लिखेंगे, अब हम d निकालेंगे, तो d क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब b का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर रख दिया हमने, -4, a का मान कितना है बेटा 2 है, c का मान 3। ठीक है ना, तो 6 6 कितने हो जाएंगे बेटा 36 हो जाएंगे, और 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली जो हमारा d का मान निकलने वाला है बेटा, वो आपका कितने आने वाला है, 36 में से 24 घटा दो बेटा, 12 आ जाएगा। अब d का मान प्लस में आया है, d का मान पॉजिटिव है बेटा, d का मान प्लस में आया है मतलब d का मान क्या है, पॉजिटिव है। अब d का मान प्लस में होता है मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा आता है d का मान, तो हमारे जो मूल होते हैं वो भिन्न और वास्तविक होते हैं। ठीक है ना, चल तो लिख देना, अतः 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 द्विघात समीकरण के दो भिन्न व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ऐसा पूरा लिख देना आप। ठीक है ना, चलो, अब जो मूल है वो भिन्न और वास्तविक प्राप्त होंगे, अब हमें उन मूलों को निकालना है ना, तो यहाँ लिख देना अब मूल। तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता बेटा, क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो होता है कि नहीं, हाँ सर। ठीक है, तो x माइनस b का मान कितना है बेटा, तो b का मान कितना है -6 है, तो ये रख दिया हमने -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, तो देखो मैंने अभी क्या बताया, जो d होता है वो ही b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ, तो d का मान कितना है 12, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना, अपॉन में 2, और a का मान कितना है, तो a का मान कितना है 2, तो इनटू में 2। ठीक है ना, चलो, तो ये x है ना, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस, और ये √12, तो √12 को बेटा हम देखो, जो √12 है इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। चलो, अपॉन 2 दूनी कितना हो गया 4। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करता हूँ बेटा मैं, यहाँ पर देखना, तो ये आपका 6 है। अब देखो जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 2 √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बेटा क्या कुछ कॉमन आ रहा है, देख लो आप, पहले कॉमन आ रहा है क्या, कुछ देख लो आप, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर कॉमन नहीं तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 देखो इसमें भी है, देखो इसको 3 × 2 लिख सकते हैं ना, मतलब 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास क्या बचा, जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 3 बचा, 3 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3, है ना। अपॉन में कितना है 4, तो 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया है 3 प्लस माइनस √3/2। ये x का मान आ चुका है, हमारा x का मान बेटा ये आ चुका है ना। लेकिन हमें यहाँ पर जो है ना x का मान तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस भी लगा है और देखो एक माइनस भी लगा है, तो हमें प्लस अलग लेना है और माइनस अलग लेना है। ठीक है ना, तो फाइनली हम इसका आंसर चेक करते हैं, पहले हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं हम। ठीक है ना बेटा, हम क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, लिख देना अब प्लस लेने पर, है ना, प्लस लेने पर। तो प्लस जब हम लेंगे तो प्लस लेंगे तो ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस √3/2। ठीक है, अब यहाँ लिख देना तथा माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लेंगे फिर, है ना, ये प्लस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 माइनस √3/2। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि जब प्लस लेंगे तो माइनस नहीं लेना और माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लेना। तो प्लस लिया हमने, देखो माइनस नहीं लिया, जब माइनस लिया तो प्लस नहीं लिया। ठीक है, तो ये देखो इसमें, है ना, तो ये अपना आ गया। तो अंत में एक लाइन लिख देना, अतः मूल 3 प्लस √3
बटे 2 व 3 माइनस रूट 3 बटे 2 है। अंत में एक लाइन लिख देना, यही हमारा आंसर है। आप चेक कर सकते हो, है ना। आंसर तो बेटा क्वेश्चन में यही आ गया, यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर लिखा है भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तो आपको तो अलग अलग मूल तो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए मैंने दिखाने के, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल, है ना। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। ये बेटा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, है ना। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका दूसरा क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आएगा ही, कुछ भी कर लो, है ना। तो आ जा, तो दूसरे क्वेश्चन पे हम करते हैं बात। बेटा दूसरा क्वेश्चन पढ़ो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट वहाँ इंपॉर्टेंट डाल देना। क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। आएगा ही पेपर में, के का मान ज्ञात कीजिए। क्या के का मान ज्ञात कीजिए कि उसको 2 बराबर मूल हों, है ना। के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। मतलब मूल जब बराबर हैं, हमें कंडीशन दे के रखिए कि जब मूल बराबर हों तब हमें के का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2x² प्लस kx प्लस 3, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना हल, ठीक है। क्या लिखना? हल। और यहाँ लिख देना दिया है, दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ लिख देना द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना कर दो तो a बराबर बताओ कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। b बराबर बताओ कितना आएगा? देखो k आएगा, है ना। और c बराबर बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे 3 आएगा, ठीक है ना। किंतु है ना, जब मूल बराबर हो, किंतु जब मूल बराबर होते हैं तब, है ना। यहाँ पर बात ये हमने क्यों लिखी? क्योंकि क्वेश्चन में देखा रखा है कि के का मान तो ज्ञात करो, लेकिन के का मान कब ज्ञात करो? जब मूल बराबर हो तब ज्ञात करो, है ना। तो हमने इतना काम तो हमें करना ही है अब, है ना। यहाँ लिखना किंतु जब मूल बराबर होते हैं तब b² माइनस 4ac का मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब d का मान जो है ना वो 0 होता है। हमने पढ़ के रखा है कि जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac या d बराबर 0 होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ के रखा है, बस वैल्यू पुट करो। k का मान कितना है, सॉरी b का मान कितना है? k, तो ये आपका k का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर देखो k², यहाँ 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या आपको? बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो हम समझ गए। अब ये बात अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ी जगह का अपन है ना सदुपयोग करते हैं। तो के देखो, अगर जो है ना 24 है, 24 को हम इस तरफ ले जाएं तो k² बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये तो आ जाएगा। तो आप जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। देखो आपको पता है ना स्क्वायर हटाने पर रूट आता है, तो ये के, तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट। और रूट कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा और वो रूट प्लस माइनस में आता है। तो ये 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। और यही हमारा आंसर है, यही बेटा हमारा आंसर है, ठीक है। हम आंसर भी चेक करते हैं बेटा, है ना। हमें आंसर तो प्रत्येक क्वेश्चन का हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये आ गया, है ना, ये सही है। लेकिन भाई थोड़ा सा और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो 24 है इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? कैसा सर? ऐसा। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है ना। अब जो 4 है वो 4 है, वो तो 2 का वर्ग होता है। हाँ, तो जब ये बाहर निकलेगा तो कितना निकल जाएगा? 2, और अंदर कौन रहेगा? 6। तो k बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। देखो ये 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या रहा? 6, 2 रूट 6। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। 2 रूट 6 आ गया, ठीक है ना। थोड़ा दिख नहीं रहा क्या? देखो अब देखिएगा आपको, दिख रहा है? हाँ,
तो यही हमारा आंसर है। बस सिंपल ही है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ बस इसी मेथड के थ्रू करते जाना है एक एक चीज। द्विघात समीकरण की तुलना करना है। अब ये मूल बराबर है, ये हमें कंडीशन दे के रखी है, तो मूल बराबर कब होती है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। हमने पढ़ के रखा है, बस वैल्यू पुटिंग करी और हमने के का मान निकाल दिया। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ गया। अब जो 24 था इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 6 चौके 24, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, अंदर ही बचेगा। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, के एक्स है ना। दूसरा क्वेश्चन है के एक्स अंदर एक्स माइनस 2 प्लस 6 है ना बराबर 0। अब देखो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं बन रहा, द्विघात समीकरण हमें नहीं दिख रहा, तो पहले बना लो। तो यहाँ पर क्या लिख लो, पहले हल लिख लेना है ना, क्वेश्चन अलग से लिख लेना, और जब हल करो तो ऐसा एक बार उतार लेना, जैसे हमने देखो उतारा ऐसे। ठीक है, हल और उसमें लिख लेना दिया है, ये उतार दिया। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, है ना। तो के एक्स का अंदर गुणा करो तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे के एक्स का तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स का 2 में करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 6 है बराबर 0। और बढ़िया से ऐसी लाइन लिखो द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तो हम यहाँ लिख दे रहे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो a बराबर आपका बताओ कितना आएगा, k आएगा। ठीक है, और b बराबर देखो x के साथ होता है लेकिन ये 2k है तो माइनस का 2k हो गया, है ना। और c बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर यही लाइन लिखोगे, मूल बराबर है ना, तो लिखना पहले किंतु मूल बराबर है, किंतु मूल बराबर है तब, है ना, किंतु मूल बराबर है, ऐसे भी इसमें भी लिख लेना किंतु मूल बराबर होते हैं तब, है ना, किंतु मूल बराबर है तब। ठीक है, तब क्या हो जाता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलो अब b का मान कितना है, तो b का मान क्या है, माइनस 2k है, तो माइनस 2k का स्क्वायर कर दो, माइनस 4, a का मान कितना है k, है ना, और c का मान कितना है 6 बराबर 0। सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4, है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 6 24, ये 24 के हो जाएगा, है ना, बराबर 0, है ना। तो इसको हमें तो के का मान निकालना है, तो इसको पूरे को इस तरफ ले जाओ, तो ये 4 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 के। देखो एक के से एक के कट जाएगा और 4 6 24, तो के का मान कितना आ गया, देखो 6 आ गया, एक के से एक के कट गया, 4 से काटा 4 6 24, 6 आ गया, तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया। बस यही आपका आंसर है, तो लिख देना अतः के बराबर 6, है ना, अंत में लिख दिया करो ऐसा, अतः के बराबर 6। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर में छपेंगे, आप तो देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, कैसी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। देखो अब लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। अब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब ये वर्ग तो नहीं हो सकता, क्या है ये आयत है, मतलब ये जो बगिया है वो आयताकार है, क्योंकि लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगनी है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। और देखो एक और बात, जो लंबाई है वो चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है बेटा, जो लंबाई है वो किसके ऊपर डिपेंड है, चौड़ाई के ऊपर, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है, तो है ना हो, तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। ठीक है ना, तो बढ़िया है। देखो आप लिखना पहले तो है लिखोगे। अब यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, क्या आपको चौड़ाई पता है, नहीं। अब ये तो बोल दिया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, क्या आपको चौड़ाई पता है, नहीं पता, तो मानना पड़ेगा, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, है ना, तथा बगिया, है ना, तथा बगिया की लंबाई, है ना, लंबाई। अब जब चौड़ाई आपने x मान ली तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है,
लंबाई आपने x मानी, बोलो, और इसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है ना, चौड़ाई जो है उसकी दुगना कर दो तो लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या है x, इसका दुगना कर दो 2x, ठीक है, ओके चलो, है ना। अब बगिया का क्षेत्रफल, अब बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, बिल्कुल है, बगिया का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। चलो, अब बगिया का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बट बगिया का क्षेत्रफल दिया कितना है, आप बोलोगे सर 800 दिया है, बोलो दिया है कि नहीं, हाँ ठीक है। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है, 2x है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, तो x है, ये x है, ठीक है, 2 से काट दो, ये 400 हो जाएगा, है ना, और ये x और x क्या हो गया, x स्क्वायर, तो ये 400 बराबर x स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 400, बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 400, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, है ना। अब बताओ 400 किसका जो है ना रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, तो आप बोलोगे सर जो 400 है वो 20 का होता है, कितने का होता है, 20, मतलब 400 को अगर बाहर निकाले तो 20 निकलेगा बाहर, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, है ना। तो अब यहाँ पर x का मान है ना, अतः x बराबर प्लस 20 मीटर तथा x बराबर माइनस 20 मीटर। अब देखो बगिया की जो चौड़ाई या लंबाई है वो माइनस में तो होगी नहीं, बोलो बगिया की जो चौड़ाई या लंबाई है वो माइनस में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि माइनस में चौड़ाई लंबाई होती नहीं है, लंबाई तो हमेशा प्लस होती है, चौड़ाई लंबाई माइनस में कभी नहीं होती, ठीक है। अतः किंतु बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, ऐसा नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर क्या होगा, प्लस 20 होगा, x बराबर प्लस 20 मीटर होगा, है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर प्लस 20 होगा, 20 मीटर, है ना, 20 मीटर हो गया। अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई अब देखो लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, मतलब 2x है, तो 2 और x का मान कितना है 20, तो 2x का मान क्या है 20 रखेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः बगिया की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई दुगनी है तो 40 मीटर, है ना, तथा ऐसा लिख देना, तथा बगिया की लंबाई बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में तो आ गया होगा भाई, क्या दिक्कत है ना, हम एक एक चीज को जानते हैं, समझते हैं, बढ़िया से देखा, अच्छे से पढ़ा क्वेश्चन को, फिर किया है अपन ने, है ना, ऐसे ही थोड़ी ना कर दिया हवा में कि हमने सॉल्व कर दिया आपको कुछ बता ही ना हो, है ना। चल अब हम चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बेटा जो इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो आप नहीं करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं आता, मतलब अस्तित्व नहीं होता, मतलब x के मान नहीं निकलते, है ना। तो यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, मतलब ऐसी स्थिति बनाना संभव ही नहीं है, जो उसने बोला है ना कि ऐसी स्थिति बनाना संभव है कि नहीं, तो नहीं है ना, चौथा नहीं कर रहा है, पांचवा करेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन समझना ध्यान से, देखो पांचवा हमसे क्वेश्चन बोला है क्या परिमाप 80 मीटर, मतलब परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। उन्हें ये बोला है कि 80 मीटर और जो 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को क्या बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। मतलब अगर ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखना हल और लिखना है दिया है पार्क का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर लिख लिया, पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर जो भी आपको दिया है वो लिख लिया। अब हमें ना तो पार्क की लंबाई पता ना तो पार्क की चौड़ाई पता,
हमें कुछ भी नहीं पता है, नहीं है पता ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे, हम यहाँ मान लेंगे माना पार्क की लंबाई x मीटर। अब देखो लंबाई केवल मानना x, अगर हम चौड़ाई मानेंगे तो अलग वेरिएबल में मानना पड़ेगा और फिर वो द्विघात समीकरण को है ना भंग कर देगा, इसलिए हम केवल लंबाई मानेंगे और चौड़ाई हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया माना पार्क की लंबाई x मीटर हो गई, ठीक है ना, क्लियर है। अब पार्क का परिमाप जो है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बेटा, ध्यान रखना। आयताकार जो पार्क होता है उसका परिमाप का जो सूत्र होता है वो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ब्रैकेट में है ना, ये ध्यान रखना इस बात को आपको, है ना। तो ये पार्क का क्या होता है, परिमाप, है ना, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखो पार्क का जो परिमाप है वो आपको 80 दे के रखा है, तो ये लिख दिया हमने 80 बराबर 2। अब लंबाई कितनी मान लिया अपन ने x, तो ये रखा x प्लस का चौड़ाई ज्यों की त्यों रहेगी, तो ये चौड़ाई ज्यों की त्यों रही, ठीक है। 2 से काट दो, 40 आया, कितना आया 40, तो ये 40 बराबर क्या आ गया x प्लस चौड़ाई आ गई, बोलो आ गई कि नहीं। अब हमें चौड़ाई निकालना है तो x इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस का x मीटर। बोलो आई बात समझ में कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब यहाँ देखो, आप ध्यान से समझना, है ना। तो हमने क्या किया है इस प्रकार से बेटा, जो पार्क था उस पार्क की जो चौड़ाई है वो 40 माइनस x आ गई, कैसे आ गई आपको पता है, बिल्कुल। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न में हमसे बोला है कि जो क्षेत्रफल है वो आपका 400 मीटर स्क्वायर है ना। प्रश्न के अनुसार जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है 400 मीटर स्क्वायर है ना। तो प्रश्न के अनुसार जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो देखो ये इसकी लंबाई है x और ये चौड़ाई हमने 40 माइनस x निकाली थी, तो इनका हमने क्या कर दिया गुणा, है ना। तो ये क्षेत्रफल आ गया और 400 दिया है अपन को क्वेश्चन में, है ना। तो इसको हमने गुणा किया, x का हमने 40 में गुणा किया, 40x आ गया, x का हमने x स्क्वायर में गुणा किया, ये आ गया, बराबर कितना चल रहा है 400, ठीक है बात। अब यहाँ पर x स्क्वायर को हम आगे लिखेंगे, है ना, और बाकी सबको पीछे, या फिर यूं आप समझ सकते हो कि जो 40 माइनस जो माइनस का x स्क्वायर है इसको उठा के इस तरफ ले आओ, एरो के बराबर के इस तरफ। जब बराबर के इस तरफ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, तो ये x माइनस का है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब 40 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ का हो जाए माइनस का, और बराबर ये 400 जो है ना प्लस के ही बराबर 0, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको तोड़ लेना है ना। तो जब हम बेटा गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे तो देखो ये जो है ना गुणा, हमें 40 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 40 ही रहे। तो हमने इसको तोड़ दिया -20x और -20x में, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -40, ठीक है ना। फिर हमने जोड़ा बना दी, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। फिर इस जोड़ा में से x कॉमन आया, अंदर x -20 बचा, इस जोड़ा में से 20 कॉमन आया, अंदर x। देखो ये 400 के अंदर 20 × 20 है, तो एक 20 हमने कॉमन लिया तो एक 20 तो अंदर बचा, ठीक है ना। अब x -20 है बराबर 0, ठीक है ना। तो अब एक बार हम क्या करेंगे, है ना, एक बार हम क्या करेंगे वो अपना ही रूल लगाना है इसमें, ठीक है ना। एक बार x -20 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x -20 बराबर 0 रखेंगे, या फिर दोनों, देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हटाएंगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मतलब x -20 बराबर क्या होगा 0, मतलब x बराबर 20। तो पार्क की जो लंबाई है वो आपकी x थी और x का मान कितना आया 20, मतलब लंबाई आपकी कितनी आ गई 20 मीटर। और चौड़ाई क्या थी, तो चौड़ाई भैया 40 माइनस x थी, चौड़ाई क्या थी 40 माइनस x थी ना चौड़ाई, हाँ 40 माइनस x थी चौड़ाई। तो 40 में से x घटाया, मतलब 40 में से 20 घटा दो तो 20 आ गई, मतलब लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी 20 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा परफेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 4.3 ये होती है कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन बेटा इसका नहीं करना, मैंने इसका चौथा क्वेश्चन नहीं कराया, वो नहीं करना, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन में इस स्क्रीन पर लाने का उद्देश्य था कि भाई लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन क्यों रह जाए, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करा दी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।